हाँ भाई, आज जो है Redmi Note 9 Pro Max है। ठीक है, इसमें समस्या क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि ये 2 नंबर का सिम डिटेक्ट होता है, लेकिन जो 1 नंबर का सिम है वो डिटेक्ट नहीं होता। ये जानबूझ के इसमें मैंने चाइना का मोबाइल सिम लगाया हुआ है, तो नेटवर्क तो नहीं आएगा लेकिन आप डिटेक्शन देख सकते हो। अभी ये इस स्लॉट में था तो डिटेक्ट हो रहा था, तो अभी दूसरे स्लॉट में लगा रहा हूँ, दोबारा देखेंगे। ठीक है जी, देखो इधर बत्ती आ गई, लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन नहीं हो रही। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ोन को ऑफ कर देंगे एक बार। ऑफ करने के बाद जो है इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो जैसे आपने देखा 2 नंबर में डिटेक्शन हो रही है, 1 नंबर में नहीं हो रही। ठीक है जी, बिना खोले हम यहाँ से डायल मोड वगैरह कंफर्म कर लेंगे। जी जी, काफ़ी सारी चीज़ें आजकल आप बिना खोले कर सकते हो, जैसे कि ये चेकिंग। ओके, ये हो गया ग्राउंड। पाँच सौ 400 समथिंग, 500। ओके, एक मिनट देख लें जरा क्या चेक करना है क्या नहीं। ओके ओके, ठीक है, सिम वाले यही हैं ये आपके। जरा क्या कर रहे हैं, VCC2 रीसेट क्लॉक, डाटा 3 VDD ग्राउंड, डाटा 1 ग्राउंड क्लॉक, डाटा VPP। ठीक है, यहाँ सीधा इसी पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, रीडिंग आ रही 500 समथिंग, इस पे भी आनी चाहिए, आ रही है, इस पे भी आनी चाहिए। ठीक है, आ रही है। और यहाँ ये आपका NFC वाला ट्रैक होता है, ओपन होता है। यहाँ एक ग्राउंड रहेगा, यहाँ आपकी VDD वाली सप्लाई होती है। ये थोड़ी कम आ रही है, 36 आ रहा है ओनली। ओके, सेम यहाँ देख लेते हैं। CPU का ट्रैक आ रहा है, CPU का ट्रैक आ रहा है, CPU का ट्रैक आ रहा है। मीटर थोड़ा बूढ़ा हो गया तो थोड़ा स्लो चलने लगा है, ये NFC वाला। ठीक है, ग्राउंड और आपका VCC वाला ट्रैक, तो इस पे भी तकरीबन वैसी ही कुछ वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है, दोनों अलग अलग आई। ठीक है, मतलब साफ है। जब डायड मोड हो ओके तो करना पड़ता है CPU। ठीक है, वही करें। ये 36 की रीडिंग पे मैं डाउट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो देखो फ़ोन में बैटरी लगी हुई है, और दूसरी बात ये है कि भाई दूसरे सिम की भी रीडिंग तो 36 की ही आ रही है ना, तो उसमें सिम चल रहा है तो फिर इस पे क्यों डाउट करें। देखो एक काम की चीज़ बताऊं, ये जो लगे हुए हैं ना, ये टेप टाइप जो लगा हुआ है, ये देखो इधर, ये वाला जो लगा है ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और ये वाला,
बहुत बार इनकी वजह से फ़ोन रीस्टार्ट होने लगता है, बहुत बार। ठीक है, लोगों पे रीस्टार्ट होगा कभी कहीं, क्योंकि ये नीचे टच करना चालू कर देता है। इस मॉडल में दिक्कत है, एक में भी पोको X3 था कि कौन सा था मुझे याद नहीं है। तो जब कैमरा वगैरह रिमूव करो ना, तो ऐसे वाला ये देख लिया करो या निकाल दिया करो, इनका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, दिक्कत आती है इनकी वजह से। ठीक है, चलो आगे चले। जो काम करना है इसमें मेनली, वही पहले ग्लू कटिंग। ठीक है, ग्लू कटिंग के टाइम जो है टेम्परेचर 250, कोई भी एसएमडी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। ग्लू कटिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसके आसपास जो कंपोनेंट लगे हैं, अगर आप ग्लू रिमूव नहीं करोगे तो जब सीपीयू निकलेगा, जहाँ जो भी आप आईसी रिमूव कर रहे हो वो निकलेगा, तो वो जो बगल के कंपोनेंट्स हैं ना, वो भी साथ में ले आएगा बाहर, तो फिर भैया दिक्कत हो जाएगी, आपको पता ही है। तो इसलिए ग्लू रिमूव करना ज़रूरी होता है। हाँ, अगर चारों दिशाओं में, मतलब आईसी के चारों तरफ आपका कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं लगा और ऐसे ही ग्लू लगा रखी है, तो कोई नहीं, फिर नहीं भी हटाओगे तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है उससे। कई बंदे ऐसा कमेंट करते हैं कि ये तो अब आम हो गया है, ये वीडियो आप क्यों डालते हो। अब देखो, ऐसा है भैया, फ़ोन पे जो दुकान पे जो आएगा, जो रिपेयर करेंगे, उसी की वीडियो लगानी है, बनानी है, अपलोड करनी है। और वैसे भी बहुत सारे बंदे आज भी ऐसे हैं जिनसे सीपीयू वगैरह रिवॉल्व नहीं होता है, तो कोई नहीं, किसी ना किसी के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही। हाँ जी, तो कृपा करके ऐसी बातें ना किया करें। जो कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा पास में लगे होते हैं ना, तो उनसे अच्छे से ग्लू क्लीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो कंपोनेंट ड्राई हो जाता है लेकिन ग्लू की वजह से वो अपनी जगह पे बना रहता है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई फंक्शनैलिटी बंद हो जाती है। हम उस कंपोनेंट पे डाउट नहीं करते क्योंकि वो अपनी जगह पे मौजूद रहता है, तो फिर बंदा भैया फंस जाता है, रिपेयर करने वाला कई बार। वो बेचारा सीपीयू पे डाउट होने लगता है, उसको सीपीयू उठाएगा कभी कुछ कभी कुछ। तो बेटर है पहले ही थोड़ा मैदान साफ करके। ठीक है जी, तो क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। देखो, ये जो नए सीपीयू आ रहे हैं, इनमें एक चीज़ की समस्या थोड़ी और है। अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फंसा के इसको ऐसे कटक करके बाहर निकाल देते सीपीयू को। ठीक है, तो ज़्यादातर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे मॉडल्स में ऐसा देखा गया है कि ऐसा सीपीयू निकालने के बाद जो है ना, सीपीयू ओनली ऑटो पोर्ट पे फंस जाता है, मतलब सिर्फ कॉलकॉम 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 ही होता रहता है, वो हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करता, फिर सीपीयू चेंज करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ऐसी समस्या अगर आपको भी आती है तो आप शील्ड निकाल लें और इसके नीचे स्क्रैपर डाल के ही इसको रिमूव करिए। लेकिन हम तो ठहरे खतरों के खिलाड़ी, देखी जाएगी जो होगी, हम ऐसे ही उठाएंगे इसको। तो प्री हीट थी अपनी 250 पे। ठीक है, अभी जो एसएमडी का टेम्परेचर है वो है सर जी 370, और एयर है आपकी
ओनली 50। अच्छे से इसको गर्म करो, अच्छे से गर्म करो, ज़्यादा भी ना गर्म करना कहीं बोर्ड वगैरह फूल जाए, और हल्के हाथ से, धक्का नहीं करना इसे, अपना समझ के। ये थोड़े नाजुक ही हैं सीपीयू, ऐसे आराम से निकल जाएगा। ठीक है जी। चलो, ये काम अच्छा हुआ, सारी वैल्यू सीपीयू की तरफ चली गई है। तो यहाँ हम बड़े आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी बंदे बैच के बारे में मैसेज कर रहे हैं। बैच का सीन भाई ये है, एंड्रॉयड की क्लास जो है वो है 25 जून से, और आईफोन का जो बैच है वो है 1 जून से। इन दोनों बैचेस में डिस्काउंट रहेगा। एंड्रॉयड हार्डवेयर की फ़ीस जैसे आपको पता है 50,000 होती है, लेकिन इस बैच में 40,000 रहने वाली है। और आईफोन की फ़ीस जैसे कि आपको पता है, जो हम लोकल करवाते हैं जिनमें फॉरेनर्स नहीं आते, उसकी फ़ीस 85,000 होती है। और इस बैच में फ़ीस जो है ओनली 60,000 रहने वाली। फॉरेनर इसमें नहीं रहेंगे, इसमें हिंदी में क्लास रहेगी। तो इंटरेस्टेड पर्सन जो हैं वो दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो नीचे नंबर लिखा आ रहा है बॉटम में, उस पर व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है जी, चलो। फलक तो लगी होनी चाहिए बोर्ड पे, क्योंकि सूखे में आयरन चलाओगे तो फिर जो है इसका इंसुलेशन निकल जाएगा, ये जो कलर है निकल जाएगा और ट्रैक आपस में जुड़ने लगेंगे। खैर, ट्रैक तो सेम ही होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है बॉल बड़ी हो जाती है आईसी के नीचे, तो फिर शॉर्टिंग वगैरह के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। लेयर ख़राब नहीं करो, अगर ख़राब हो गई है तो भाई यूवी इंक लगा दो वहाँ। अगर आपका डीसोल्डरिंग विक चलाते समय आयरन ऐसे स्टक हो रहा हो, इसका मतलब होता है कि आपके आयरन का टेम्परेचर आपको हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए देखो, थिनर एसीटोन वगैरह जो भी आपके पास है भाई यूज कर लो। ड्रिंक के टाइम आप जितनी सफाई रखोगे ना, उतना चांसेस है सक्सेस के। तो यहाँ 2 NC वाले पॉइंट चिपक गए थे, तो हटा देना है। तो हल्का सा लगे कि कहीं बॉल पे थोड़ा बहुत सोल्डर लगा है, तो आप ऐसे ब्लेड से भी क्लीन कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको विकी यूज करनी है। ठीक है, यहाँ जैसे 3 बॉल आपको थोड़ी काली दिख रही होगी, मुझे भी काली दिख रही है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके शाइनिंग में ले आए। चलो,
रेडी है। तो अब आईसी पे क्लीनिंग कर लेते हैं। तो आईसी पे क्लीनिंग करते टाइम जो मैं टेम्परेचर यूज़ करता हूँ वो है आपका 320 और एयर रहती है 40 और मीडियम साइज की नोज़ल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हीट करते जाना है, ऐसे हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा ब्लेड जो है जैसे पोंछा मारते हैं, ठीक है, वैसे क्लीन कर देंगे। हीट से क्या होता है, ग्लू पकड़ छोड़ देती है, शोल्डर जो है वो पकड़ छोड़ देती है, और उसको क्लीन करने के लिए ब्लेड का यूज़ करते हैं। जहाँ कोई भी टूल आप और भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ब्लेड ही यूज़ करनी है। कोई हॉकी यूज़ करता है, कोई स्क्रैपर, कोई कुछ कोई कुछ। मेन चीज़ तो भाई यहाँ से ग्लू निकालने का ही है वैसे। तो आप देख लो, आपकी इच्छा हो तो आप उंगली से भी निकाल सकते हो, अगर आपकी उंगली हीट प्रूफ हो तो। हीट जो है ना ऐसे पल्सेस में देनी होती है, रेगुलर हीट नहीं करनी चाहिए। क्या अभी टेम्परेचर जो है 370 है, और मैं जो हीट है वो विक को हीट कर रहा हूँ, आईसी को नहीं कर रहा हूँ। साइड की ग्लू भी कट कर लेनी चाहिए। जी, तो सीपीयू है आपका 7125। पेंसिल ढूंढ ले जरा इसकी। ठीक है भाई, सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए एक नीचे टिश्यू पेपर का थोड़ा गद्दा सा बना के रख लेना। एक पेंसिल जो है आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे अलाइनमेंट कर लेनी। अलाइनमेंट करने के बाद अगर तो आप अच्छे से रिवॉल्व कर लेते हो, समस्या नहीं है, जाली वगैरह नहीं हिलती, तो फिर तो ठीक है। नहीं तो उसका सोल्यूशन ये है, किसी एक कॉर्नर पे पीपीडी हल्की सी फिल कर लो। ठीक है, बाकी साइड आपको दिख रही है, तो थोड़ी बहुत जाली हिली भी हो तो आप दोबारा से उसको अलाइन कर सकते हो। टेम्परेचर आपका वही 320 ही रहेगा, और एयर जो है तकरीबन 40-50 रहेगी। अब इतना करने से ये बेनिफिट हो जाएगा आपका कि भाई अब आईसी हिलेगा तो जाली साथ ही हिलेगी, जाली हिलेगी तो आईसी साथ ही हिलेगा। ठीक है, ये तो आपको वो समस्या नहीं आएगी कि भाई फिलिंग करने के बाद आपका आईसी हिल गया था, बॉल टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अभी कंप्लीट आईसी आप बना सकते हो, फिलिंग कर सकते हो। मतलब जिधर आपने पहले फिलिंग करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वहाँ नीचे बॉल नहीं है, तो उससे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बॉल बड़ी हो जाएंगी। हल्का फुल्का फर्क आएगा, कोई चक्कर नहीं है, वो चले। बस देख लो कि कोई बॉल जो है खाली ना आए। पीपीडी ठूस ठूस के नहीं भरनी है, बस जितनी जा सकती है जाने दो, उसके बाद इससे ही क्लीन कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं ज़्यादा लगा हुआ है तो हल्का फुल्का आप
कपड़े या कॉटन से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। बाकी फंडा फिर वही जो पहले था। इसे पकड़ो, ऐसे आराम से रीबॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब कोई बॉल बड़ी नहीं रहेगी तो ये आईसी आराम से बाहर निकल जाएगा। अगर कोई बॉल बड़ी हो गई तो फिर भाई ये आईसी स्टेंसिल में फंस जाएगा। तो देखो, कोई भी बॉल जो है स्टेंसिल में नहीं फंसी, इसका मतलब तकरीबन जो बॉल थी कोई ओवर साइज नहीं थी। छोटी हो सकती है लेकिन बड़े साइज की नहीं थी। ठीक। के बाद अगर आपको कंफर्म करना है कि सारी बॉल भाई सही है, कोई बड़ी छोटी तो नहीं है, तो आप ऐसे टेढ़ा करके इसको देख सकते हो। ऐसे हल्का सा ऊपर उठाओ तो आपको तकरीबन सारी बॉल्स का आइडिया हो जाएगा। ठीक। अब एक बार फिर से इसको स्टेंसिल से पकड़ के थोड़ा गर्म कर दो, ताकि कोई बॉल अगर टेढ़ी सीधी रहे तो वो बिल्कुल अपनी जगह में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। ये टिश्यू इसलिए आपको येलो होता दिख रहा है क्योंकि अभी एसएमडी पे टेम्परेचर 400 था। मैंने 400 पे ही रिवॉल्व किया है, लेकिन आपको इतने की ज़रूरत नहीं है। 320 आपके लिए काफ़ी है। बस ठीक है, वो माइक्रोस्कोप में आप देखते हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा ही बारीकियां दिखने लगती हैं, तो ज़रूरत नहीं है ये सब हटाने की। मैंने यहाँ डॉट लगाया था, इस तरफ मेरा डॉट आएगा। अलाइनमेंट के लिए एक ये आपको मिल रहा है निशानी, एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है। इन तीनों के सेंटर में करके आप ऐसी को रख दो। हल्का सा इधर उधर रहेगा तो कोई इशू नहीं है, जब आप हीट करोगे तो वो अपनी जगह चला जाएगा। ठीक है जी। सफ़ेद नैपकिन की वजह से जो है आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा था पहले। हल्की सी फ्लक्स लगा दीजिए। आईसी को ऊपर फ्लक्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले भी आपको 50 बार बता चुका हूँ। क्योंकि इसको फ्लक्स कहते हैं, इसका नाम फेयर एंड लवली नहीं है। ये होती है अच्छा टंका लग जाए इस पर्पस के लिए, तो फिर टंका तो आईसी के नीचे लगता है, तो ये भी फिर आईसी के नीचे ही जानी चाहिए। टंके से मेरा मतलब है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, वापिस लगाते समय भी आपका टेम्परेचर 320 रहे बहुत है। आपका नहीं, मतलब आपकी एसएमडी का। ठीक है जी। आईसी तकरीबन अपनी जगह पे लग चुका है। ठंडा हो जाने दो इसको हल्का फुल्का। जल्दी ठंडा करना हो तो आप ये वाला यंत्र यूज़ कर सकते हो।
आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी पंखे की, लेकिन ये बहुत ठंडा करने के लिए है। बहुत ठंडा करने के लिए नहीं है, मैं बहुत ठंडा करने के लिए यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ से लेके आए थे हम लोग ये, अभी पता नहीं इंडियन मार्केट में भी शायद आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये भी हो सकता है पहले से अवेलेबल हो, मुझे आइडिया नहीं। ठीक है जी, तो बोर्ड ठंडा हो गया, तो कपड़े दोबारा से पहना दें। ठीक है जी, इसकी आंखें भी लगा दें वापस। ये कैमरा इसका आगे नहीं था, चलो वो मैं बाद में देखता हूँ था कि नहीं। एक बार हम सिम कंफर्म कर, इस पर्पस के लिए हमने ये फोन ओपन किया है, वो देखें। ठीक है, एक चीज़ और कंफर्म कर लें ज़रा ऑन करने से पहले। हार्ड मोड तो पहले भी ओके ही था, अब भी ओके ही रहेगा। मैं बस वो देखना चाह रहा था जो हमारी रीडिंग थी कम वाली, 36 वाली। लगा रखा था भाई, इसलिए रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, अभी भी वही रीडिंग है। बैटरी निकाल के एक बार देखता हूँ। बैटरी निकाल के देखो, रीडिंग जो है हमारी इंक्रीज हो रही है। तो बैटरी की वजह से यहाँ पे वोल्टेज डायोड मोड की जो वोल्टेज है वो कम आ रही थी। ठीक है जी, तो वैसे कोई वोल्टेज यहाँ नहीं आ रही है। ओके, ये 1 बाय 1 हम लगा के देखते हैं। पहले एक ही स्लॉट में चल रहा था, 1 में नहीं चल रहा था, तो सीधा 1 में ही लगाते हैं। नेटवर्क नहीं आएगा क्योंकि भैया चाइना का सिम है, मैं मोस्टली अपने वाला सिम यूज़ नहीं करता। फ़ोन जो रिपेयरिंग वगैरह के लिए फ़ोन आते हैं, कई बार चोरी वोरी का माल होता है तो दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, इंसर्ट सिम ही आ रहा था, अपने को बस यही कंफर्म करना है। इंसर्ट सिम गया तो समझो फिर नेटवर्क भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर में आ गए। अभी 1 नंबर में भी देख लेते हैं। इसमें भी उल्टा लिखा है, सिम 1 लिखा है, एक्चुअल सिम 1 दूसरा है फ़ोन के अकॉर्डिंग। पहले सिर्फ एक में ही आ रहा था, अभी जो है दोनों में आ जाएगा। इस वाले में नहीं आ रहा था पहले। चाइना मोबाइल, ठीक है जी। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। किससे प्रॉब्लम थी? सीपीयू ड्राई था, तो सीपीयू की पीपीडी चेंज करने के बाद जो है हमारा जो एक सिम नहीं चल रहा था वो
वर्किंग में आ गया। तो जैसे आपको पता ही है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये नए मॉडल्स में 7150 हो गया, ये जो भी नए CPU आ रहे हैं इनमें रीबोलिंग वगैरह से अपना मसला हल हो जाता है। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। नहीं भी मिला होगा चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने वीडियो देखी। बैच के बारे में मैं बता रहा था, कई बंदों ने कमेंट में पूछा है, जहाँ मैसेज करके पूछा है। तो एंड्रॉयड का जो नेक्स्ट बैच रहेगा उसमें 10,000 रुपया डिस्काउंट रहेगा फीस में, वो 40,000 रुपया रहेगा आफ्टर डिस्काउंट। वो रहेगा आपका 25 जून से स्टार्ट होगा। और जो आईफोन का बैच है उसकी फ़ीस सिर्फ 60,000 रहने वाली है। इंडियन टीचर्स के साथ रहेगा, हिंदी में क्लास रहेगी आईफोन का बैच, और वो स्टार्ट होगा 1 जून से। तो अगर आपको बुकिंग करनी हो तो यहाँ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। व्हाट्सएप करो तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। बुकिंग के लिए एंड्रॉयड के लिए आपको 5,000 रुपया एडवांस पेमेंट करनी होती है, और आईफोन के लिए 10,000 रुपया एडवांस पेमेंट करनी होती है, जो कि टोटल फीस में से आपकी लेस हो जाती है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।